नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। एक डरी हुई सरकार खुद में एक बुराई बन जाती है। भ्रष्टाचार के आरोपों की तनी हुई रस्सी पर चलने वाली सरकार कभी भी फिसल सकती है और वैसी स्थिति में सरकार चलाने वाले कभी पिकनिक मनाने लगते हैं, कभी मस्ती की पाठशाला में चले जाते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में इस वक्त यही हो रहा है। तो इंडिया चाहता है मैं आज आपको दिखाऊंगी झारखंड में महागठबंधन के विधायक आखिर किस डर से रांची से रायपुर चले गए। आप ये भी देखेंगे कि अन्ना हजारे को क्यों अपने पुराने चेले अरविंद केजरीवाल को शराब के मुद्दे पर आईना दिखाना पड़ा। और आप ये भी देखेंगे कि नोएडा में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन वो भ्रष्टाचार कब मिट्टी में मिलेगा जिसके ऊपर ये ट्विन टावर खड़े थे। तो शुरुआत झारखंड की राजनीति से करते हैं, जहां राज्य में कानून व्यवस्था पस्त, टूट फूट से बचने के नाम पर विधायक रायपुर में मस्त। हमारा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से तो जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, विधायकों को रायपुर की सैर कराने से हेमंत सोरेन सरकार बचा लेंगे क्या? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो झारखंड में कानून व्यवस्था पस्त है, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फंसे सोरेन ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को रांची से रायपुर भेज दिया। उनको डर है कि उनके विधायकों को बीजेपी तोड़ सकती है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास ये पुख्ता जानकारी है कि सोरेन सरकार के 4 मंत्रियों समेत 31 विधायक ही रायपुर पहुंचे हैं। इनमें जेएमएम के 19, कांग्रेस के 12 विधायक हैं। इसी बीच सोरेन सरकार ने गुरुवार को शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। तो आखिर सोरेन सरकार का डर क्या है? क्या सरकार बचेगी या जाएगी? और खुद हेमंत सोरेन का क्या होगा? इसी को जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? कहाँ जा रहे हैं? हेमंत सोरेन से मैंने जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने इशारा किया और कहा सीधे आसमान के ओर इशारा करते हुए निकल गए। जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की हालत कटी पतंग वाली हो गई, तब सरकार पहले पिकनिक मनाने गई, अब लॉन्ग लीव पर चली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे कि चलो सरकार चलो, झारखंड के पार चलो, नहीं तो क्या पता कल सरकार रहे या न रहे। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक यूपीए के 45 विधायक रायपुर के आलीशान मेफेयर रिजॉर्ट में रहेंगे। यानी आने वाले कुछ दिन ये विधायक गाना गाएंगे, मस्ती की पाठशाला। हो चुका है कि वहां पर एक सीएसपी थाना प्रभारी 2 बजे से रात 10 बजे तक और 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी जो 30 तारीख की है उसका आदेश हो गया है। और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये सारे विधायक 4:30 बजे यहाँ से जाएंगे और इस गेट से लगभग 4 से 5 मंत्री जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। और विधायकों के आने जाने का सिलसिला ठीक उसी तरह है जैसे 3 दिन पहले एबीपी न्यूज दिखा रहा था और गेट से बता रहा था। 3 दिन पहले यही विधायक रांची से 35 किलोमीटर दूर लतरातू में पिकनिक मना रहे थे, लेकिन उस एक दिन के पिकनिक से दिल भरा नहीं तो रांची से 600 किलोमीटर दूर रायपुर पहुंच गए स्पेशल चार्टर्ड विमान से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर हालात का सामना करने को तैयार हैं। आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और न ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। झारखंड में इस वक्त 2 तरह की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। एक उनकी जो वोट देते हैं, दूसरी उनकी जो उस वोट से जीतकर सरकार बनाते हैं। वोट देने वालों के घर मातम पसरा है, वोट देने वाले मस्ती की उड़ान भर रहे हैं। जिस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लतरातू डैम पर अपने विधायकों के साथ मुंह बना के गोल बजा रहे थे सीटी, उसी वक्त दुमका की एक बेटी अस्पताल में अपने लिए जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। सोई हुई थी, रात में 4:30 बजे सुबह आया,
गिरिल का थी दरवाजा खोल के आप क्या पेट्रोल छीट के माचिस मारा और भाग गया। कहता था कि फ़ोन से बात करो हमको, कि कहा हम नहीं करेंगे। तुम क्या करेगी? नहीं करेंगे तुमसे बात। जिस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार हुलस रही थी कि अपने विधायकों को मौज मस्ती के लिए भेजें कहां, उसी वक्त चतरा में एक दूसरी बेटी तेजाब की ताप से झुलस रही थी। एक सिरफिरे आशिक ने उस पर तेजाब डालकर बुरी तरह जला डाला। रात समझिए सुतल मारे लेख होते हैं सर, हम तो सुतल थे, मेरा माँ बेटी उठे तो मम्मी के मम्मी करंट लगी है, मम्मी करंट लगी है, हम लाइन तो खेलेंगे भाई, तार कहूँ छूटल है ये नहीं है। जब 2-4 वो घर ने मेरा अथी पासवान लोग आए थे, हमें ज़्यादा लोग सब कोठा पर से देख रहे हैं, कोई नहीं कूद रहे हैं, बेटी मेरा लांगे कूद रहे हैं, एकदम पागल बन रहे हैं ये। मम्मी के मम्मी मेरा भविष्य बिगड़ गया, मम्मी जहर कोई दुनिया दी थी मम्मी। हम लोग तो सुतल थे, वो लड़का आया, वो डाल के और जब भाग रहा था हम देखे, हम चिल्लाए भी कि चोर चोर, तो मेरा गांव के बगल में सब कोठा पर से देख रहा है, बाकी पकड़ा कोई नहीं। अब लगता है कि इसमें और भी एक कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये तो जो पापी होंगे वो भी इससे शर्मसार होंगे कि इतनी गंदी घटना कैसे हो सकती है। जिस वक्त हेमंत सोरेन उस जुगाड़ में व्यस्त थे कि कैसे अपने विधायकों को तोड़ फोड़ से महफूज रखें, उसी वक्त पलामू में महादलितों के परिवार कुछ गुंडों से त्रस्त थे। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में रहने वाले महादलितों के 50 घरों को मुस्लिम दबंगों ने तोड़ डाला। ये सबसे खतरनाक संकेत है। राज्य की सरकार को गंभीरता नहीं है। जब से ये सरकार बनी है कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार, देश का में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना झारखंड में हो रही है, आदिवासियों के साथ हो रही है। वो पुरानी कहावत है ना कि जब रोम जल रहा था तो उसका शासक नीरो बंसी बजा रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ तो इस बात की ली थी कि वो अपने राज्य के लोगों की हिफाजत करेंगे, उनके सुख दुख के साझीदार होंगे, लेकिन यहाँ तो हेमंत सोरेन ने अपने राज्य की जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया और व्यस्त हो गए अपने विधायकों को रायपुर भेजने में। आखिर क्यों? हेमंत सोरेन को डर है कि कहीं उनके बीच से ही कोई एकनाथ शिंदे ना निकल जाए। हेमंत सोरेन को डर है कि कहीं उनके विधायकों को भी बीजेपी तोड़ न ले। हेमंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में है। सोरेन को लगता है कि उनके खेमे में असमंजस की स्थिति को देखकर बीजेपी कहीं उनका ही घर तोड़ न दे। सोरेन को ये भी डर है कि 2 बार उनकी सरकार गिरते गिरते बची है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डरना ही था तो अपने भ्रष्टाचार से डरते। इसीलिए सरकार पूरी खत्म हो गई है। इसका काम केवल चोरी डकैती हत्या करवाना है। मैंने पार्लियामेंट में कम से कम 10 बार कहा होगा कि झारखंड बलात्कार की राजधानी होती जा रही है। मैंने 10 बार कहा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो है वहां कब्जा कर लिया। झारखंड में सरकार बीजेपी के विरोधी दलों की है तो इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। उनकी दलील है कि वो नहीं होती तो सोरेन की सरकार तो कब की स्वाहा हो चुकी होती। अब झारखंड भंग तोड़ने गया था, मैंने रोक दिया इधर में 3 एमएलए को। वो लोगों को मैंने पेपर में देखा, जब पूछताछ कर गया तो उन्होंने बोला जो उसको 10 रुपया करके देने वाला था बीजेपी लोग। अपनी सरकार बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर पहुंचा दिया, खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। रायपुर में भी उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उन बेटियों बहनों माताओं का क्या जो झारखंड में रहती हैं लेकिन डर और खौफ के साए में। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक झारखंड में 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 7,630 मामले आए, यानी प्रतिदिन 21 अपराध। 2021 में ये बढ़कर 8,110 हो गए, यानी प्रतिदिन 22 से ज्यादा अपराध। 2021 में झारखंड में 1,573 महिलाओं की हत्या हुई, यानी रोजाना 4 से भी ज्यादा। महिलाओं के अपहरण की 1159 घटनाएं हुई, यानी रोज 3 से भी ज्यादा। बलात्कार के 1425 मामले आए, यानी रोजाना करीब 4 रेप। महिलाओं के सम्मान पर चोट के 1,335 मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना करीब 4 मामले। बीजेपी इन्हीं सवालों को उठाकर हेमंत सोरेन सरकार के वजूद को ही सवालों में घेर रही है। रूपा तिर्की की आवास में संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई।
और उसके बाद उसके परिवार के लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई से जांच की बात तो दूर रही, बल्कि उस परिवार को ही लोग धमकाते रहे। अवैध खनन का मामला सोरेन के गले की फांस बन चुका है, लेकिन सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोपों से मचे सियासी उठापटक में पटकी जा रही है झारखंड की जनता। तो खनन में भ्रष्टाचार के आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लग रहे हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का ट्विन टावर 2 दिन पहले नोएडा में जमींदोज हो गया। बारूद के धमाके के साथ दोनों टावर 2 दिन पहले गिराए जा चुके हैं। लेकिन आखिरकार कौन थे वो लोग जिन्होंने नोएडा में भ्रष्टाचार की मीनार खड़ी कर दी? उसके खुलासे के लिए देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लगने लगा था कि रावण और कुंभकर्ण दोनों खड़े हुए हैं और सांसें आती रहती थी, ये कब खत्म होगा। इस सोसाइटी का 82% ग्रीन एरिया होना था, ओपन एरिया हमें देना था, लेकिन जब हम यहाँ 2010 में आए तो देखा तो यहाँ पर बड़ी खुदाई चल रही है। ट्विन टावर तो मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन इससे उठे धूल के गुबार में कहीं भ्रष्टाचार की इस इमारत के गुनहगार छिप न जाएं। ट्विन टावर के मलबे में कहीं वो नाम दबे न रह जाएं, जिनके चलते अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर घर खरीदने वाले सैकड़ों परिवारों को सालों तक खुली धूप और हवा के लिए संघर्ष करना पड़ा। पहले 70 करोड़ रुपए से बनाने में खर्च किए गए, फिर 20 करोड़ रुपए से तोड़ने में लगाए गए। माला दर माला इमारत बनती रही, सोसाइटी के लोग एतराज करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वजह साफ थी, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर का गठजोड़। ये बात तो सबको पता है, लेकिन अब एबीपी न्यूज ट्विन टावर घोटाले पर जो महाखुलासा करने जा रहा है, उसमें उन सारे गुनहगारों के नाम सामने आएंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। एबीपी न्यूज के पास है यूपी सरकार की उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जिसने इसकी जांच की। इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना भ्रष्टाचार के इस काले खेल की हकीकत बयां कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उन जिम्मेदार लोगों के नाम बताते हैं जो इस एसआईटी रिपोर्ट में दर्ज हैं। देवदत्त, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; संजीव सरन, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; मोहिंदर सिंह, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; बलविंदर सिंह, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी; एसके द्विवेदी, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक बिल्डर। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी के 5 पूर्व सीईओ कैसे धांधली के इस खेल में शामिल थे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात जो इस रिपोर्ट में है वो ये कि सिर्फ ट्विन टावर नहीं, बल्कि एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के हर टावर के निर्माण में ही नियमों का उल्लंघन और धांधली की गई है। सोसाइटी के कई टावरों के बीच छोड़ी गई जगह मानक से कम है। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट के बगैर हर टावर में 2 माले बढ़ाए गए। मौके पर हुआ निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक नहीं। टावर 1 से टावर 15 तक के नक्शे में फायर स्टेयरकेस के प्रावधान के बगैर ही एनओसी दी गई। चीफ फायर ऑफिसर ने स्थायी एनओसी दिया। अथॉरिटी की स्वीकृति से 5 महीने पहले ही ट्विन टावर का निर्माण शुरू हुआ। सोसाइटी बनती रही, अथॉरिटी के चेयरमैन बदलते रहे, लेकिन नियमों का उल्लंघन चलता रहा। 7 सितंबर 2021 को एसआईटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जो रिपोर्ट बनी उसका पेज नंबर 10 देखिए, जो कहता है नियमों के मुताबिक ग्रुप हाउसिंग भवनों में 24 मीटर अधिकतम ऊंचाई का प्रावधान है, लेकिन एमराल्ड कोर्ट में प्रथम स्वीकृत नक्शे में ही 30 मीटर ऊंचाई स्वीकृत की गई। ऊंचाई बढ़ने से बिल्डर को ज्यादा फ्लैट बनाने की इजाजत मिल गई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त देवदत्त नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, लेकिन वो आंख मूंद कर बैठे रहे। सवाल है क्यों? क्या बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए? एसआईटी की रिपोर्ट का पेज नंबर 12, नियम के मुताबिक 2 टावरों के बीच की दूरी 18.45 मीटर होनी चाहिए। एमराल्ड कोर्ट के टावर 6 और टावर 7 के बीच दूरी 13.61 मीटर, जबकि टावर 9 और टावर 10 के बीच दूरी 17.63 मीटर। टावर 1 और टावर 12 के बीच दूरी 16.40 मीटर पाई गई। यही नहीं, बिल्डिंग में 2 अतिरिक्त फ्लोर बनाने की अनुमति लेने से पहले स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। एसआईटी रिपोर्ट कहती है ये सब जब हुआ तो संजीव सरन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, लेकिन वो भी आंख मूंद कर बैठे रहे।
दूसरी तरफ सुपरटेक के चेयरमैन का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। हाइट के हिसाब से आप डिस्टेंस का क्राइटेरिया देख लीजिए, सभी बिल्डिंगों में ये नॉर्म्स फॉलो हो रही हैं। ऑल एनओसीज, फायर एनओसी, स्ट्रक्चर एनओसी, एयरपोर्ट एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, बहुत सारी एनओसी लेनी पड़ती है हमको। अप्रूवल ऐसा नहीं मिलता है, एक एक साल लग जाता है अप्रूवल लेने के लिए। सारे अप्रूवल वाज इन प्लेस। अब आइए उन ट्विन टावरों पर जिसे लेकर भ्रष्टाचार की ये सारी कथा सामने आई है। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 18 के मुताबिक टावर 16 और 17 के निर्माण के लिए 26 नवंबर 2009 को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसके 5 महीने पहले ही जुलाई 2009 में इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। 22 सितंबर 2009 को इसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण पत्र आईआईटी रुड़की ने जारी किया। एसआईटी ने बिना स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट के निर्माण शुरू होने को गंभीर अनियमितता माना है। सवाल यह है कि बिना अनुमति के बिल्डिंग बनती रही, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ऐसा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत से ही हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जहां टावर बनाए गए वहां ग्रीन एरिया था और बिना फ्लैट ओनर्स की रजामंदी के ये टावर बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सोसाइटी के नक्शे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक नक्शा 2006 का है जहां ग्रीन एरिया दिख रहा है और दूसरा नक्शा 2012 का है जहां उसी जगह टावर दिखाए गए हैं। एक छोटी सी टावर का नक्शा था यहाँ पर, जहाँ बिल्कुल सामने हमारे केवल 23 फ्लैट बनने थे। उसके साइड में जो है, जहाँ आगे मलबा देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया था। नॉक के नक्शे में इन्होंने 24 स्टोरी बना दिया था। जो 2 टावर जो बना रहे थे, इसको 24 स्टोरी अप्रूव करा लिया था। कोशिश की इसको रुकवाने की, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। इस दौरान मोहिंदर सिंह नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन थे। सवाल ये कि वो आंख मूंद कर क्यों बैठे रहे। इस पूरी सोसाइटी में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसे इस बात से समझिए कि यहाँ 2 फायर स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां नहीं हैं। नियम के मुताबिक 15 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा किसी भी बिल्डिंग में 2 स्टेयरकेस होने चाहिए। इसके बावजूद इसे स्थायी एनओसी फायर डिपार्टमेंट ने दे दी, जो बाद में रद्द की गई। पूरी 15 टावर्स में कोई फायर एनओसी नहीं है। एक तरफ से जो है ऊपर जाने का है, दूसरे साइड में जो है एंट्री ऊपर से नीचे आने के लिए इनकेस ऑफ फायर वही स्टेयरकेस इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए ये फायर एनओसी 12,000 में कैंसिल हुई। रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के 2 पूर्व चेयरमैन बलविंदर सिंह और एसके द्विवेदी के कार्यकाल में हुए नियमों के उल्लंघन का भी जिक्र है। खास बात यह है कि इस खेल में कहीं भी कोई चेयरमैन साइन नहीं कर रहा था, लेकिन बिल्डिंग धड़ल्ले से बनती जा रही थी। साफ है कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ढूंढ के हो रही, चुन करके हो रही। इस रिपोर्ट में साफ तौर से नोएडा अथॉरिटी के 5 पूर्व सीईओ के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई ये सोसाइटी बिल्डर और व्यवस्था की मिलीभगत का एक नमूना है, जिसके 2 टावर तो गिर गए, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी अब भी सुरक्षित नहीं। अंकित गुप्ता के साथ अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के कुछ छींटे जो हैं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी पड़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झगड़ा रोज रोज हंगामे में तब्दील हो रहा है। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन जिस अन्ना आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल का राजनीतिक जन्म हुआ, उन्हीं समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। अन्ना ने केजरीवाल की कथनी और करनी के भेद को खोल कर रख दिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि अन्ना की नजरों में ही केजरीवाल क्या से क्या हो गए। देखते देखते वो घाव जिसकी हर टीस के साथ उनके दिल से यही आवाज आ रही है कि केजरीवाल क्या से क्या हो गए। देखते देखते अन्ना आंदोलन से निकली केजरीवाल एंड कंपनी सदन से सड़क तक अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही है कि वो नई पॉलिसी के तहत शराब पिलाने जा रही थी, तो क्या हुआ? पैसा तो लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल होगा। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया, भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए? तो जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए।
हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? लेकिन अन्ना कहते हैं कि शराब अपने आप में बुराई है और जो बुराई है उसकी कमाई से भलाई कैसे होगी। अन्ना ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें केजरीवाल को आईना दिखाया है। ये बताया है कि हुजूर अपनी याददाश्त कमजोर ना हो तो अपनी किताब स्वराज को एक बार पलटिएगा जरूर। उस किताब में केजरीवाल ने शराब पर क्या लिखा है, अन्ना ने वो पन्ना खोल दिया है। केजरीवाल ने हेडर लिखा है, गांवों में शराब की लत की समस्या। अंदर लिखा है कि नेताओं की सिफारिश पर शराब का लाइसेंस मिल जाता है, अधिकारी घूस लेकर लाइसेंस दे देते हैं। लोगों से पूछकर शराब की दुकान खोलने पर फैसला क्यों नहीं लेते? केजरीवाल सुझाव देते हैं कि जब तक 90% महिलाएं तैयार ना हो तब तक शराब की दुकान नहीं खुलेगी। केजरीवाल की इसी अदा पे तो अन्ना फिदा हो गए थे। उनको लगा था कि चेला बड़ा नाम करेगा, लेकिन जब केजरीवाल नई शराब नीति ला रहे थे तो क्यों नहीं अपनी ही किताब पढ़ ली जिसमें शराब का विरोध किया। नई शराब नीति बनाने के लिए 90% महिलाओं की राय क्यों नहीं पूछी, और क्यों नहीं ये बताते कि जब शराब का लाइसेंस घूस खिलाकर मिलता है तो उनकी नई शराब नीति में लाइसेंस के लिए क्या घूस नहीं ली जाती? नहीं, नीति बनाए वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं है। नीति सिर्फ 70 पैसा सिखाती है, समाज और देश तो बाजू में गया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया, अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई शराब नीति पर आम आदमी पार्टी की लीपापोती है और बीजेपी का हमलावर तेवर। मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। हमारा संघर्ष अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। हर विभाग में भ्रष्टाचार, देश की सबसे भ्रष्टतम, मैं कहूँगा ये भ्रष्टतम राज्य सरकार है देश की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार। केजरीवाल की राजनीतिक हिम्मत की दाद दीजिए कि वो शराब पिलाने की नीति बनाते हैं और अपनी महान राजनीति के लिए सीना भी ठोकते हैं। पुरानी शराब नीति में रात 9 बजे तक ही होटलों में शराब पिलाई जाती है। केजरीवाल वाली शराब नीति में रात 3 बजे तक जाम छलकाने का इंतजाम था। पुरानी नीति में खुले में शराब पीने पर रोक है। अब ईमानदारी में नहाए केजरीवाल की चली होती तो लोग खुलेआम जाम छलकाते। पुरानी शराब नीति में शराब पीने की उम्र 25 साल है। केजरीवाल का बस चलता तो आप 21 के हुए नहीं, आपका स्वागत दिल्ली में वो शराब से करते। पुरानी नीति के तहत 40% दुकानें ही निजी हाथों में हैं। केजरीवाल की शराब नीति चल गई होती तो ये होता कि आप आइए, लाइसेंस ले जाइए और शराब पिलाइए, जमकर जाम छलकाइए। और तब केजरीवाल उन दिनों को भूल गए जब शराब के मोहल्ले मोहल्ले खुलने वाले ठेके का विरोध करते थे। शराब के ठेके तो बंद नहीं हुए, लेकिन केजरीवाल ने अपने आदर्शों के आंख नाक कान जरूर बंद कर दिए। ये शराब का सवाल अन्ना के जहन को अब मत रहा है, लेकिन 10 साल पहले ही उनको बड़ा झटका लगा था जब केजरीवाल ने उनके आंदोलन को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का जरिया बना लिया था। मैं खुद कोई पक्ष और पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना मैं कोई पक्ष निकालूंगा, ना मैं राजनीति में जाऊंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फल सुखदायः, निष्काम कर्म यही भगवान की पूजा है। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आपको। अन्ना को लगा था कि केजरीवाल उनके आंदोलन वाली विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने उस विरासत के कंधे पर अपना पैर रखा और छलांग लगा दी सत्ता के अखाड़े में। आम आदमी पार्टी
अन्ना को लगा कि चलो चेला राजनीति में गया है तो कुछ अच्छा करेगा। जब केजरीवाल ने विधायकों की तनख्वाह 3 गुना कर दी तो फिर अन्ना सोचते रह गए कि केजरीवाल क्या से क्या हो गया। देखते देखते सोने की चिड़िया कहने वाला भारत सोना क्यों गिरवी रखता? हिमालय जैसे पहाड़ी क्यों बन गई इस देश पर? इस देश के लिए राजनीति से सही भरोसा नहीं मिलेगा। अन्ना ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को अपने आंदोलन की दुहाई दी है, लेकिन केजरीवाल के सियासी पैर उस आंदोलन से बहुत दूर जा चुके हैं, किसी और सत्ता वाली मंजिल की तलाश में। सीबीआई ये नाम सुनते ही विपक्ष चिल्लाने लगता है कि इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार फाउल प्ले के लिए करती है, लेकिन सीबीआई के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष जो है ना वो खुद ही बटा हुआ है। कांग्रेस को केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की जांच चाहिए, लेकिन बिहार में वो सीबीआई की एंट्री नहीं चाहती। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे पड़े तो सीबीआई सही। गलत काम करें और सीबीआई की जांच ना हो, ये आम आदमी की तो डिमांड नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वीवीआईपी कल्चर है। पर बिहार में कांग्रेस बोले सीबीआई नहीं। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर सीबीआई खंगाले तो एजेंसी भरोसेमंद, लेकिन बिहार में सीबीआई के लिए रास्ता बंद। सीबीआई पर कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? बिहार में जब लालू परिवार पर सीबीआई के छापे पड़े तो आरजेडी ने सीबीआई की राज्य में डायरेक्ट एंट्री बैन करने की मांग कर दी। बिहार सरकार को जो कॉन्सेंट का प्रावधान है वो कॉन्सेंट को विड्रॉ करना चाहिए, जैसे बाकी राज्यों ने किया। आरजेडी की इस मांग का समर्थन महागठबंधन और सरकार में पार्टनर कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि दूसरे राज्यों से सबक लेकर नीतीश कुमार को इस कदम के लिए पहल करनी चाहिए। हालांकि नीतीश इस सवाल के जवाब को टाल गए। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर सीबीआई को लेकर कि बिहार में प्रवेश करने से पहले उसको इजाजत लेनी होगी। बिहार में सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर क्या फैसला होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया है। ये वही कांग्रेस है जो दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर हुए सीबीआई एक्शन से अपनी राजनीति चमका रही है। सीबीआई की प्रथम एफआईआर में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 भ्रष्टाचारी माना गया है, तो ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। कांग्रेस की भी मजबूरी है। बिहार में वो महागठबंधन में है, जबकि यहाँ पर सीबीआई के एक्शन से उसे आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला करने का मौका मिल रहा है, जिसमें उसे सियासी फायदा दिख रहा है। बीजेपी 2024 के लिए ये मानकर चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेता हैं जो पीएम मोदी को हराने का दम भर रहे हैं। उनकी हसरतें पीएम बनने की भी हैं, लेकिन सब मौन हैं। वैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि वो खुद पीएम मोदी को हराने का दम रखती हैं, लेकिन कैसे, इस पर अजीब तर्क देती हैं। दरअसल विपक्ष का कंफ्यूजन ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आता। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। बस 20 महीने की दूरी पर सबको दिख रही है वो ताकतवर कुर्सी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। अब कुर्सी तो एक है, लेकिन उसके चाहने वाले हजार नहीं तो 4 साफ साफ दिखते हैं। उनमें से ममता बनर्जी ने 2024 में मोदी सरकार को हराने की हुंकार भरी है। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है, बीजेपी को हटाना और बांग्ला को ठीक रख के दिल्ली से भी जब कोई नहीं रोल लड़ सकता है। हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। ममता का दावा है कि वही हराएंगी। अपनी पार्टी पर जोर देकर, इशारों में ही सही, ममता ये भी जोर देकर ही बता रही हैं कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे प्रभावशाली दावेदार तो वही हैं। इसके साथ ही वो पीएम मोदी को हराने के लिए 33 साल पुरानी कहानी भी सुना रही हैं। राजीव जी का कितना मेंबर था? 400 मेंबर था, लेकिन तो भी राजीव गांधी को हारना पड़ा। नेक्स्ट इलेक्शन में चुनाव जब आएगा वो 0 होकर बैठा रहेगा और रसगुल्ला खाएगा।
वक्त और हालात ऐसी तुलना की इजाजत कभी देते नहीं, लेकिन सुविधा की राजनीति तो कुछ भी करा सकती है। राजीव गांधी का सियासी अनुभव कुल जमा 8 साल का था। नरेंद्र मोदी के पास सियासी अनुभव 35 साल का है। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी विरासत में मिली थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक ताकत से इसे हासिल किया है। राजीव गांधी की हार की वजह बोफोर्स तोप घोटाला बना, जबकि मोदी के खिलाफ राफेल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का राहुल गांधी का आरोप पिछले चुनाव में ही टाएं फिस हो चुका है। राजीव गांधी की पार्टी से निकलकर वीपी सिंह ही उनकी सरकार की हार का कारण बने, जबकि पीएम मोदी के पीछे बीजेपी चट्टान की तरह खड़ी नजर आती है। ममता बनर्जी को यह भी लगता है कि मोदी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके वो विपक्ष को डराती है। वो अपनी सरकार को ईमानदार बताती हैं, लेकिन उनके ही मंत्री पोल खोल देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोला उसको गवर्नमेंट फेंकने के लिए 40 करोड़ का प्लान बनाया, 800 करोड़ का प्लान बनाया, और बंगाल को फेंकने के लिए सीबीआई ईडी का प्लान बनाया। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए जितनी दावेदारी है, सबके पीएम मोदी के खिलाफ और अपने पक्ष में अलग अलग तर्क हैं। ममता का तर्क है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश करती है। नीतीश कुमार को लगता है कि हिंदी पट्टी के होने और लालू की पार्टी के समर्थन से उनकी दावेदारी मजबूत है। के चंद्रशेखर राव को लगता है कि दक्षिण भारत से पीएम बनाने की बात होगी तो उनकी लॉटरी लग सकती है। और मोदी सरकार की छवि पर अरविंद केजरीवाल ये कहकर चोट करते हैं कि वो राज्य सरकारों को गिराकर अपने को बचाना चाहती है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं, भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न सेम पैटर्न है। पीएम पद के इतने दावेदार हैं कि उनमें से एक के चंद्रशेखर राव बुधवार को पटना जा रहे हैं। वहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलेंगे। चंद्रशेखर राव अपने नाम पर सहमति चाहते हैं, लेकिन उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, जिनकी पार्टी के नेता उनको 2024 में दिल्ली में देखना चाहते हैं। हम लोग सरकार को चलाएंगे और 2024 में बिहार का बेटा, बिहार का रहने वाला बेटा दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएगा। नीतीश कुमार जी देश की मांग बन चुके हैं और नीतीश जी न तो मुख्यमंत्री रह पाएंगे और प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। तो ये उनको रह कर हिलोरे मारते रहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। इसके पहले भी वो इस प्रकार का प्रयास कर चुके, लेकिन उसमें उनको विफलता हासिल हुई है, सफलता नहीं मिल पाई है। 2024 के लिए विपक्षी एकता की कोशिश बहुत बार हुई। कई बार नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर दीवार की तरह खड़े नजर आए, लेकिन जब तब एकता की इस दीवार की दरारें नजर आती रही हैं। कभी ममता उपराष्ट्रपति चुनाव में बाकी दलों से अलग खड़ी नजर आती हैं, तो कभी केजरीवाल अकेले ही 24 की यलगार भरने लगते हैं। 90 के दशक में जब संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में आया था, उस मोर्चे के पीछे कांग्रेस की ताकत थी, लेकिन वो कुनबा भी कुर्सी के स्वार्थ में बिखरता रहा। और अब तो कांग्रेस की ताकत भी वैसी नहीं रही। ऐसे में ये क्षेत्रीय छत्रप अपनी महत्वाकांक्षा में विपक्षी एकता कैसे कायम रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर ये बिखरे रहे तो फिर मोदी के सामने 2024 में इनका टिक पाना भी नामुमकिन है। और वक्त हो गया आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने का। हमारा आज का सवाल, क्या आपको लगता है विधायकों को रायपुर की सैर कराने से हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचा लेंगे? आंकड़ा देखते हैं आपकी राय जो सामने आ रही है। ये लीजिए, आंकड़ा सामने आ गया। 51% लोगों का मानना है हाँ बचा सकते हैं, 49% ना में जवाब दे रहे हैं। मतलब मामला बहुत नजदीकी है। फिलहाल इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।